हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 24 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन चला रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं एक एमसीक्यू। और एमसीक्यू में आज हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आ चुके हैं और ये हमारी सीरीज चल रही है ए, ठीक है। और हम पीवाईक्यू देख रहे हैं अब तक 2020 की। तो 33 यानी कि यू कैन से दैट 32 तक हमने बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यू को लगाने की कोशिश की। तो उसके बाद हम 33 को देखते हैं क्या है। इंडिगो सॉरी इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डेक्लाइन बाय बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ बिकॉज ऑफ। सो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो इंडिया में कब डेक्लाइन हुआ, ठीक है, और क्या रीजन रहा उसका। सो पीस एंड जो किसान थे, रेजिस्टेंस टू अप्रेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटनर्स। और दूसरा था हमारे पास इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। उसके बाद था नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। उसके बाद डी था हमारे पास गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर दी गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर दी प्लांटनर्स। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से 20वीं शताब्दी में नील की खेती का ह्रास हुआ था, उसका कहीं तक कारण यही था कि दूसरी वहाँ पे यू कैन से दैट उसकी जगह खोज हो गई थी। और जो न्यू इन्वेंशन हुआ था उसी की वजह से क्या हुआ था, ये टैगलाइन हुआ था। तो ये देखिए, मैं बताऊँ इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। और थोड़ा-सा आप निकालें तो कॉमन सेंस से भी इसका आंसर निकाला जा सकता था। जैसे पीसेंट रेजिस्टेंस टू अप्रेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटनर्स, मतलब नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध था। नहीं, ऐसा कहाँ था? डेक्लाइन होने की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा है इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन वर्ल्ड्स मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। इन नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना था। दूसरा, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ था ना। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, ये नहीं था। उत्पादकों, और उसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटनर्स, यानी कि उत्पादकों के ऊपर सरकार का क्या था, नियंत्रण था। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में भी देख लेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि उस टाइम एक्चुअली इसका डिक्लाइन होने का कारण ये था कि न्यू इन्वेंशन हो गया था। ओके। सो अब उसके बाद हमारा आ जाता है पीसी। पीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। और इस चीज की एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इन तीनों को पढ़ लेते हो दैट्स अ वेरी गुड फॉर अस। एंड अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं इन एनी केस, तो इसके लिए मैंने आपका ये बना रखा है पीसी। तो पीसी में आप क्या करेंगे, जो आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ भी नहीं छूटता है। इन एनी केस अगर मान लीजिए आप दो चीज पढ़ लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन या फिर मान लीजिए उसकी जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है वो आपने पढ़ ली, या फिर द हिंदू की भी पढ़ ली, पीआई भी आपका छूट गया, तो वो क्या है ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई एम डैम श्योर कि आप जब करंट अफेयर सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन 101% सॉल्व होंगे। एंड वी आर एश्योर जब हम 2000 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो 10 से लेके 15 तक हमारे आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे प्रीलिम्स में। ओके। सो देखते हैं, हमें वर्ड्स मिलता है यहाँ पे, दो टर्म्स मिले हैं। 23 है ये, ठीक है, थोड़ा सा 23 अगस्त। ओके। सो क्या टर्म मिले हैं, एक मिला है इको एंजाइटी। इसको बोलिए तो हिंदी में बोलेंगे तो पर्यावरणीय चिंता। तो पर्यावरणीय चिंता है क्या, व्हाट इज, है ना, ओवरवेमिंग सेंस ऑफ फियर, सैडनेस एंड ड्रेड ड्यू टू वार्मिंग ऑफ प्लानेट। यानी कुल मिला के ये पर्यावरणीय चिंता इसलिए है हमें भी कि जो प्लानेट है हमारा उसमें वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, वार्मिंग का डर है, उसका जो सैडनेस है उसकी वजह से, ठीक है, और ओवरवेमिंग सेंस ऑफ फियर भी है। तो कुल मिला के ये है कि जैसे अभी हमें बताया जाता है कि जिस लेवल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस लेवल से आगे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उस लेवल का अगर हमें डर पैदा होता है उसे हम इको एंजाइटी कहते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। ओके। उसके बाद इट में केजेस पोस्ट traumatic stress disorder suicides due to economic fallouts due to floods। अब देखिए फ्लड के कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक आपकी फॉलआउट हो गई, उसकी वजह से कई लोग सुसाइड करते हैं। तो इट्स अ केस ऑफ द ईगो एंजाइटी एंड द हीट इंड्यूस्ड
एग्रेशंस और नेगिंग स्टैंस। ओके, तो ये इसमें आपको इतना ही समझना है कि जिस तरीके से हमें बताया जाता है या हम देख रहे हैं, ओके, और जिस तरीके से जो रिपोर्टें आती हैं, तो रिपोर्टों में हमें पता चलता है कि हमारे प्लानेट को ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान है और इन फ्यूचर क्या होगा, ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करेगा इन अर्थ पे। सो इसी को लेके अगर जो हमें चिंता होती है उसे हम इको एंजाइटी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट डूमिज्म। अब क्लाइमेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, यानी जलवायु, ठीक है, और डूम यानी कि विनाश, इज्म क्या है उसका, तो हिंदी में आप इसका अर्थ समझ गए। देखिए, क्लाइमेट डूमिज्म इज अ बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड मैन एंड मैनकाइंड, सॉरी, मैनकाइंड होगा, ठीक है, मैनकाइंड इज ऑन इट्स वे ऑफ एक्सटेंशंस, यानी कि क्लाइमेट डूम एक कह सकते हैं आप इसको कि यानी कि जो जलवायु विनाश इसमें ये है कि भई हमें बिलीफ है कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो लॉस्ट हो चुकी है, मतलब हार चुकी है बैटल किसके विरुद्ध? क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके विरुद्ध हम क्या है बैटल को हार चुके हैं और क्या होगा इन फ्यूचर जो मैन होगा वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैटल हारने की बात करी गई है, ठीक है? किसके विरुद्ध? क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध, इतना याद रखना है। और उसमें हमें याद रखना है आपका को एंजाइटी में हमें याद रखना है वो हमारा क्या होगा प्लैनेट को लेके है। सो इको एंजाइटी जो होते हो रही है हमें वो प्लैनेट को लेके हो रही है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। नेवर कंफ्यूज इन बोथ टर्म्स। इको एंजाइटी हमें प्लैनेट को लेके हो रही है और क्लाइमेट डूमिज़्म जो हमें हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो रहा है। ओके, क्लियर है? सो आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इन टर्मों को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। तो आईपी पीवी यानी ये बॉडी है। देखिए कल क्या था कि 23 अगस्त को बहुत ज़्यादा बॉडी न्यूज़ में थी, तो उनमें से जो भी बॉडी न्यूज़ में रही है उनको मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो ये स्टेबलाइज़ कब हुई थी? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्टेबलाइज़ हुई थी 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वी यूज़, ठीक है? सो पेमेंट बैंक टू एनहांस पेनिट्रेशंस ऑफ बैंकिंग सर्विस, यानी कि कुल मिला के ये है कि जो पेमेंट बैंक है वो क्या करती हैं, एनहांस करती हैं बैंकिंग सर्विस में, ठीक है, किसको? उसको पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब उसमें और ज़्यादा यू कैन से दैट पेमेंट को पेनिट्रेट करने के लिए। ओके, सो अब इसमें क्या नहीं हो सकता? कांट एडवांस लोन, इसमें आप एडवांस लोन नहीं ले सकते। किसमें? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। अब आपके लिए मैं बता दूं एक चीज़ है ना, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस लोन नहीं रख सकते आप, नहीं ले सकते। ओके, और इशू क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब भी एमसीक्यू बनता है तो वहां से हमारे पास लिखा होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अभी हमने देखा क्या क्या नहीं कर सकते हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू। ना तो हम एडवांस ले सकते हैं, ठीक है, एडवांस लोन नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, जब भी एमसीक्यू बनता है, तो एमसीक्यू की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि इस टाइप की अगर बैंकिंग के कुछ भी रिलेटेड जो न्यू बैंक्स खुल रही हैं या फिर मान लीजिए जो पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं, वो मार्केट में काम कर रही हैं, तो वो उनका लेवल क्या है, उनकी लिमिट क्या है, वो किस लिमिट तक काम कर सकती हैं, है ना? क्या वो लोन दे सकती हैं लोगों को? क्या वो क्रेडिट कार्ड दे सकती हैं? ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब बनता है तो वी आर मोस्ट कन्फ्यूज़ कि इसमें ये होगा या नहीं होगा। देखिए ये पोस्ट पेमेंट की बात कर रहा है तो कॉमन सी बात है, ये एडवांस लोन और क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन, इसकी 100% इसमें फंडिंग है गवर्नमेंट इंडिया की। ये भी आपको बात याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें कितनी परसेंट फंडिंग है? 100%। ओके, अच्छा उसके बाद है ये हमें पता चल गया और इसमें मिनिस्ट्री हमें देख लेनी है। तो कुल मिला के मैं एक बार एक चीज़ में ही आपको देखिए पूरा रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप इसको रिवाइज़ करना। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक है? इसकी खास बात क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता था और ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 2018 में। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हो सकता है इसका क्वेश्चन बनने का पूरा-पूरा चांस रहे आपका। पहले तो आपको इतना समझ लेना। क्लियर है? और उसके बाद ना तो ये एडवांस लोन देता है और ना ही ये क्रेडिट कार्ड की बात करता है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी फंडिंग है? 100%। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए ये डायरेक्ट तैयार हो गया 1, 2, 3 एंड 4 और यहीं से बन जाएगा ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 एंड ओनली पेयर 4। ओके? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है?
सो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इन 2006 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अमेंड हुई 2006 में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एनटीसीए, देखिए इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ये बनेगी आपकी एनटीसीए, ठीक? ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कब? 2006 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी यू कैन से दैट एमओईएफ फीफी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम चलते हैं फंक्शन की बात करेंगे, तो कंडक्ट ये क्या क्या करेगा? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट, यानी कि ऑल इंडिया में कितने टाइगर हैं उनको एस्टीमेट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा आपका एनटीसीए। क्लियर काम है? उसके बाद है क्रिएट एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन टाइगर, यानी कि जो टाइगर के ऑपरेशंस हैं उनके लिए एनुअल प्लान बनाने का काम भी कौन करेगा? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, और ये प्रोवाइडेड करेगा फॉर अ मेजर्स फॉर द एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो कुल मिला के ये है कि एनिमल्स और मेंस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है? उनको मेजर करना, उनको एड्रेस करना एंड सॉल्व करने का काम भी करेगा कौन? एनटीसीए। क्लियर कट है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे पास अफ्रीकन यूनियन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इट्स अ बॉडी। सो देखते हैं क्या है अफ्रीकन यूनियन। सो ये इसकी उत्पत्ति हुई थी 2002 में। आज सक्सेसर, ये किसका सक्सेसर है? टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ओयूए 1963 से 1999 तक। उसके बाद 2002 में हमारे पास अफ्रीकन यूनियन बनी गया, ठीक है? सो आपको ये देखना है कि ये सक्सेसर किसका है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनिटी ओयूए, ठीक है? इसका विजन क्या है? ये इंटीग्रेट करने का काम करता है, प्रॉस्परस कम एंड पीसफुल अफ्रीका एंड ड्राइविंग बाय इट्स ओन सिटीजन्स। तो इसका काम क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस, ठीक है, पीसफुल अफ्रीका, क्या? अफ्रीकन यूनियन। मेंबर की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्टेड 55 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है? और इंडियाज कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें एयू के हैं, जैसे पेन अफ्रीका ई नेटवर्क है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आईटीज ईसी, ठीक है? ये किसके अंतर्गत आता है? अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत। तो अभी हमने जो भी पीसी देखा अपना प्रीलिम्स करंट विच आर अ कंपाइलेशन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड पीआईबी। सो बी विल क्लियर all the 6 and 7 topics, okay, and 3 bodies which are includes in this pc. So now here we start the hindu। देखते हैं क्या है कल का न्यूज़। अगर हम बात करें 23 अगस्त की, विच आर वेरी वेरी गॉर्जस एंड यू कैन से दैट प्राउडफुल। कल की न्यूज़ में हम वर्ल्ड में एक ऐसे देश बन गए हैं अब कि लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला कंट्री भारत है। अब तक 3 तो वहाँ पहुँच चुके हैं, रसिया, चाइना, ठीक है? और उसके बाद यूएसए। बट इंडिया ऐसा है जिसने जहाँ शैडो एरिया पड़ती है, यानी कि जहाँ पर कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे जाने की बात की है हमने। तो यही इंडिया की खास बात है कि हम वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता। बट इसी बीच क्या हुआ था कि हम तो वहाँ पर यू कैन से दैट जो लूनर साउथ पोल है उसके लिए निकले थे। हमको लगभग 40 डेज़ की हमारी यात्रा थी और उन 40 डेज़ की यात्रा में हमारे साथ एक चीज़ और हुई इसी बीच में, यानी कि 10 अगस्त जिस दिन आया था, ठीक है? तो आई थिंक उस दिन हम लोग तीसरे या चौथे पाथ में थे जो कि चंद्रमा का है। और 10 अगस्त को ही क्या हुआ था कि आपका लूना 25 जो कि रसिया का है, वो लॉन्च हुआ और उसके बाद उसकी जो लैंडिंग डेट थी वो 21 अगस्त थी, यानी कि वो हमसे बाद में लॉन्च हुआ और हमसे पहले पहुँचना चाहता था, बट ऐसा नहीं हुआ, वो बीच में क्या हुआ, क्रैश हो गया। सो ये एक इन बिटवीन, अगर ये साथ में गया और ये चीज़ क्रैश हुई तो और ज़्यादा हमारे लिए एक वर्ल्ड में नाम हो गया। हालाँकि नाम तो वैसे भी होता बट और ज़्यादा नाम हो गया कि देखिए रसिया भी पीछे रह गया हमसे। सो देखते हैं इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून। सो हेडलाइन ही बहुत अच्छी दी है कि इंडिया लाइट्स करेगा कहाँ पर, जो डार्क साइड है किसकी, मून की। तो मून की डार्क साइड किसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है लूनर साउथ पोल। तो ये साउथ पोल का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो सन की लाइट है ना वो पहुंच नहीं पाती है प्रॉपरली, और वहां पे क्या रहता है, यू कैन से दैट वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी सी बात कही है। अब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जो 19 मिनट थे उनको थोड़ा-सा हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसके गवाह हैं कि चंद्रयान फर्स्ट हुआ था उस टाइम शायद हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे। बट चंद्रयान 2 के टाइम पे हम एक्चुअली में जब मैच्योर हुए तो पता चला कि ये वो
अनसक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, इसलिए हम इसके गवाह हैं। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है देखिए, वैसे प्रीलिम्स के लिए तो अपना नहीं है, बट हाँ, ये 19 मिनट को मैं एक बार आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। 0 मिनट की बात करें तो यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल जो था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है? 4 मिनट बाद क्या हुआ, लैंडर मॉड्यूल ने परफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है? और अपने जो पाथ थे, उसके एक्सपेक्टेड पाथ थे, वहाँ पे उसने अपनी स्टार्टिंग कर दी। 6 मिनट के अंदर क्या हुआ, 19 मिनट हमें कंप्लीट करनी है। 6 मिनट में क्या होता है, लैंडर मॉड्यूल जो था वो लगभग 28 किलोमीटर ऊपर था। अब आप देख रहे हैं, यानी कि जहाँ उसको उतरना था वो लगभग 28 किलोमीटर ऊपर था, 6 मिनट में। वो 9 मिनट की बात करेंगे तो जो लैंडर मॉड्यूल था वो 28 के बाद कितना रह गया, 19, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। उसके बाद देखते हैं 11 मिनट बची तो लैंडर मॉड्यूल जो था वो 10 किलोमीटर ऊपर रह गया था। अब देख रहे हैं किस तरीके से धड़कन बढ़ती जा रही थी कल। और मैंने कल लाइव देखा था और मैं बता दूँ आपको, जो भी स्टूडेंट्स ने लाइव देखा होगा उनको बड़ा गुड फील हुआ होगा कि हमारा प्यारा भारत, हम कहाँ तक नहीं जा सकते हैं और किसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। दुनिया नहीं जा सकती, हम उसके बारे में भी सोच के आगे बढ़ सकते हैं। 12 मिनट की बात करें तो फिर लैंडर मॉड्यूल जो था, ठीक है? तो उसने अपनी कंप्लीट एल्टीट्यूड को स्टार्ट किया और फाइन ब्रेकिंग फेज़ उ उसने क्या किया, वहाँ पे एक ब्रेकिंग जो है लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 13 मिनट पे थे हम, 3 किलोमीटर बचे थे ओनली। देख रहे हैं किस तरीके से, है ना? 13 मिनट में हम 3 किलोमीटर जो है ऊपर थे। 15 मिनट की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल परफॉर्मेंस नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या हुआ था, लैंडर मॉड्यूल कैसा हो गया था हमारा, यू कैन से दैट नॉर्मल। उसके बाद 17 मिनट की बात करें, देखिए लास्ट 2 मिनट बचने वाली हैं, तो 17 मिनट पे हम 150 मीटर ऊपर थे। समझ रहे हैं ना आप? कहाँ किलोमीटर और कहाँ मीटर में रह गए। उसके बाद 18 मिनट की बात करें तो लैंडर चेकिंग साइट सूटेबिलिटी। अब 18 मिनट में लैंडर ये चेक कर रहा था कि हमें ऐसी लैंडर को ऐसी जगह ढूँढनी थी जहाँ पर समतल एरिया हो, ना गड्ढे हों। क्योंकि एक्चुअली में साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे इतनी शैडो नहीं पड़ती है और वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स की बात की जाती है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे गड्ढे हैं, बट अब उस प्लेन एरिया को तलाशने के लिए वो 18 मिनट पर वहाँ था। ठीक है? अब 1 मिनट बची थी, तो 19 मिनट पर लैंडर मॉड्यूल टच डाउन इंडिया मेक हिस्ट्री। तो 19 मिनट पर उसने क्या किया, जो साउथ पोल जहाँ उसे उतरना था, लैंड करना था, 6 बज के 3 मिनट पे उसने लैंडिंग कर दी। ओके, सो ये कुछ पिक्चर है और ये मैं बता दूँ आपको, कल इतना रोचक लग रहा था कि ये लग रहा था कि हम चाँद को जीत चुके हैं, है ना? सो अब थोड़ा-सा मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा क्या दिया है आर्टिकल्स में। इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री, ठीक है? इंडिया चौथा कंट्री हो चुका है, ठीक है? जिसने लैंड किया है मून पर, ठीक है? चंद्रयान 3 को। और उससे पहले भी 3 कंट्री जो हैं आपके, वो आपको पता ही होंगे, ठीक है? यूएस, रसिया एंड चाइना, ये आपको याद रखने हैं। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि यूएस, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, यूएस, ठीक है? रसिया एंड चाइना, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो हमसे पहले जा चुके हैं। बट ये इक्वेटर पर गए, ना कि साउथ पोल पर। साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला कंट्री बना है। यहाँ तक आपको क्लियर कर लेना है, ओके? अच्छा, उसके बाद 6 बज के 3 मिनट पर वहाँ पे लैंडिंग हुई, ठीक है? साउथ पोल पर। उसके बाद इस मिशन को सेलिब्रेट किया गया एफॉर्पिक सेलिब्रेशन से, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। कहाँ पर? मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मॉक्स, ये पड़ता है आपका इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यू कैन से दैट ISTRAC इन बेंगलुरु एज इंडिया जॉइन एन इलाइट लिस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे यूएस, रसिया एंड चाइना, ये मैंने आपको बताया। और जो अचीवमेंट है ना, ये ये फर्स्ट नेशन बना है जिसने पोलर रीजन को क्या किया है, टच किया है, ठीक है? पोलर रीजन, यू कैन से दैट साउथ साउथ पोलर रीजन्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद करते हैं, लैंडिंग हुई है मून की, ठीक है? इंडिया, अब देखिए कई लोगों ने इसमें बधाइयाँ भी दी हैं। अच्छा, फिर देखते हैं थोड़ा-सा क्या है, जो वेलोसिटी थी इसकी, वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम करी गई। और अब हम बात 14 दिन तक रहेंगे और 14 दिन में हम ये देखेंगे क्या चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करी गई थी, जो बेचारे वेरी यूज़फुल एंड बेनिफिशियरी फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड सोशल पर्पस। सो उन 14 दिनों के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमारा अब आपको एक एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारा जो, यू कैन से दैट, चंद्रयान 3 है, उसके जो लैंडर मॉड्यूल और रोवर है, वो लगभग 14 दिन तक उस पे रहेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं इसरो, जो कम्युनिकेशन की बात करेंगे, वो कम्युनिकेशन कहाँ से इसको मिलेगी? वो मिलेगी मॉक्स ISTRC। तो ये आपको याद रखना है कि इसको कम्युनिकेशन कहाँ से मिलेगी? मॉक्स
ISTRAC, तो इसका मॉक्स का ISTRAC का फुल फॉर्म है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ओके, ये बेंगलुरु में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे चंद्रयान 2, ये हमारे लिए बड़ी एक कह सकते हैं हम, जब हम पुराने दिन याद करते हैं 2019 वाले, तो 2019 में हमारा चंद्रयान 2 किस तरीके से क्रैश हुआ था, वो दिन भी नहीं भूलते, जब हम के जो हमारे अध्यक्ष साहब के सिवान थे, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से गले मिले, तो कई बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, और उस बीच उन्होंने यही कहा था कि मोदी जी ने, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो 4 साल लगे, बट वी फाइंड आवर गोल। सो नाउ, अच्छा उसके बाद देखेंगे इसकी जो पावर, इसकी डिसेंट डिवीजन इनटू 4 फेज, इसकी जो पावर है उसको 4 फेज में यू कैन से दैट डिवाइड किया गया। एक था पहला रफ ब्रेकिंग फेज, मतलब यू कैन से दैट रफ ब्रेकिंग फेज था, ठीक है। उसके बाद था एल्टीट्यूड होल्ड फेज, पहले रफ ब्रेकिंग फेज, फिर होल्ड फेज, उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज, और उसके बाद था आपका टर्मिनल डिसेंट फेज। इस तरीके से 4 फेज के बाद ये पहुंचा है वहां पे, ठीक है। और 6:03 का ये टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ये लॉन्च हुआ उस टाइम इंडिया में नहीं थे। आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है बल्कि एग्जाम में, कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको यहाँ से या कोई प्लेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे किस तरीके से स्पीच किया था, है ना? नहीं, वो प्रेज़ेंट नहीं थे, वो एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में प्रेज़ेंट होने के बाद विजुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने इसको देखा था, और उसी में सारी चीज़ें हुई, ठीक है? और इंडिया एक्चुअली, इंडिया की अप्रोच तो यही है भाई, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात करता है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके? तो इंडिया एक्चुअली में लाइट अप करेगा कहाँ पे, जो डार्क साइड है किसकी, मून की, वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको कंसाइज नोट्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने भी इनको क्लियर किया है, बट आज और हम करेंगे। उसके बाद फिर हमें 14 डेज में ये क्या करेगा उसको थोड़ा सा समझेंगे, तो देखते हैं व्हाट इज चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 इज अ इंडिया थर्ड मून मिशन। ये इंडिया का थर्ड मून मिशन है। पहला वाला आपका 2008, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 19, उसके बाद आपका 23, 2008, 2019 और 2023। एंड फॉलो अप किसका है, ये चंद्रयान 2 का है, जो 2019 में आया था, 19 में आया था। इसका एम था टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल। जो काम हम 2019 में करना चाह रहे थे, वही काम हमने 2023 में कर दिखाया। क्योंकि वो काम हमारा इसलिए छूट गया था क्योंकि वहां पे हार्ड लैंडिंग हो गई थी, और होना क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग। ओके, सो दिस मिशन विल हैव 3 मेजर मॉड्यूल्स। इस मिशन के 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। कौन-कौन से हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल्स फर्स्ट, एंड लैंडर मॉड्यूल सेकंड्स, एंड रोवर थर्ड्स। सो फर्स्ट की बात करेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल्स की। ये कैरी करेगा किसको, लैंडर को, यानी कि ये रहा लैंडर दूसरे वाले को, एंड रोवर को, ये रहा थर्ड वाले को। यानी कि इन दोनों को ले जाने का काम कौन करेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। रोवर कॉन्फ़िगरेशंस टिल द 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। और ये कहाँ तक ले जाएगा, जो 100 किलोमीटर है किसका, लूनर ऑर्बिट का, वहां तक। कौन, प्रोपल्शन मॉड्यूल्स। अच्छा, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल आ जाता है। तो लैंडर मॉड्यूल क्या है, कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर। तो जो लैंडर मॉड्यूल, जिसकी हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे थे, तो सॉफ्ट लैंडिंग जो किसकी होगी, वो लैंडर मॉड्यूल्स की होगी, और इसके अंदर होगा रोवर। फिर उसके बाद क्या होगा, विल कैरी आउट। अब ये रोवर बाहर निकल के आएगा, इसका काम क्या होगा रोवर का, इन सिटू केमिकल्स एनालिसिस ऑफ द लूनर सरफेस। तो आप समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से, प्रपल्सन मॉड्यूल का काम है लैंडर मॉड्यूल्स और रोवर को ले जाने का, ठीक है। और लैंडर मॉड्यूल का काम क्या होगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग की बात करता है। तो हार्ड लैंडिंग हमारी पहले हो चुकी थी 2019 में, इसलिए वो क्रैश हो गया था। ये सॉफ्ट लैंडिंग की बात करता है, ओके। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, रोवर की ड्यूटी क्या होगी। रोवर भाई आपका वहां पहुंचकर ये पता करेगा, केमिकल एनालिसिस करेगा, ठीक है, लूनर साउथ पोल पर क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और उन चीजें ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर कट हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है चैलेंज क्या है लैंडिंग ऑन द साउथ पोल के लिए। तो प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट हैव मोस्टली लैंडेड नियर द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द मून। ये तो हमको पता ही है भाई, इक्वेटोरियल रीजन पे तो यूएस, रशिया एंड चाइना पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, अ फ्यू डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द लूनर इक्वेटर, लैंडिंग नियर द इक्वेटर इज इजियर। अब देखिए बस साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप इक्वेटर पर लैंडिंग करा रहे हैं तो इट्स वेरी इजियर एज कंपैरिजन टू द लूनर साउथ
पोल्स, है ना? एंड सेफर ड्यू टू हॉस्पिटाइल टेरेंस, ठीक है? इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे बहुत ईज़ियर है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है? अब्सेंस ऑफ स्टीप, वहाँ पे कोई गड्ढे नहीं है, स्लोप नहीं है, एम्पल सनलाइट, वहाँ पे सनलाइट रहती है प्रॉपर, एंड सोलर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? द लूनर साउथ पोल की बात करें, कंपैरिज़न कर रहे हैं हम इक्वेटोरियल, देखिए इस तरीके से, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन्स है, ठीक है? तो यहाँ पर तो आपका ईज़िली हो सकता है लैंडिंग, बट यहाँ पे थोड़ा-सा हार्ड है, ठीक है? ये आपका साउथ पोल्स। तो यहाँ पे हार्ड क्यों है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या रहती है, सनलाइट जो है वो रिसीव नहीं होती और परमानेंट क्या रहती है, यहाँ पे शैडो रहती है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हार्ड है। क्लियर कट हो गया हुआ? ओके। अच्छा, और टेम्परेचर भी कैसा है यहाँ पे, ज़्यादा, तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि देखिए अब हमारे लिए जब क्वेश्चंस बनेगा ना, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग कराना हार्ड क्यों है एज कंपैरिजन टू दी साउथ पोल, ठीक है? तो साउथ पोल पर लैंडिंग कराना हार्ड क्यों है, ठीक है? सो इसका रीजन आपको बताना होगा। एक तो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा आपको बताना है परमानेंट क्या है, वहाँ पे शैडो है, ठीक है? परमानेंट शैडो है। और दूसरी बात, इसको घुमा फिरा के कह सकता है नो सनलाइट्स, ओके? अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर ये चार्ट लगाने की कोशिश की है। ये चार्ट मुझे नहीं लगता कि आपको अब छूट रहा होगा, क्योंकि लास्ट कई बार वीडियो में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है और ये पता करने की कोशिश की है कि एक्चुअली में चंद्रयान फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था, क्या गोल था उनका, कब लॉन्च हुई, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कंपोनेंट थे उनमें। तो देखते हैं चार्ट में फिर आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। और प्लीज इस चार्ट को आप लिख लेना कहीं भी साइड में, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है और बहुत से क्वेश्चन इसके सॉल्व होने वाले हैं। तो ये लॉन्च हुआ था कब, आपका 2008 में, चंद्रयान 2 आपका 2019 में, चंद्रयान 3 आपका 2023 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, चंद्रयान फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव था स्टडी करना लूनर सरफेस की, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, न कि साउथ पोल, सिर्फ ये लूनर सरफेस की, और स्टडी कर रहा था ये लूनर सरफेस एंड लैंडर रोवर और लूनर साउथ पोल्स, ये आपको देखना है, ठीक है? और तीसरा वाला तो ये इसी का फॉलो अप है सेकंड का, तो उसमें तो देखना ही है। कंपोनेंट की बात आ जाती है, तो ऑर्बिटर, मून इम्पैक्ट प्रोब, और इसमें हमारा कौन सा था, ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 में। और देखिए क्रैश होने के बाद हमारा लैंडर और रोवर ही क्रैश हुआ था वहां पे, बाद बाकी ऑर्बिटर तो हमारा ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है, तो इसलिए इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है चंद्रयान 3 के लिए। उसके बाद लैंडर हमारा क्या हुआ, विक्रम, और रोवर हमारा क्या हुआ, प्रज्ञान। यानी कि जो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका लैंडर है और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, रोवर होगा। तो रोवर का काम होगा, आपने देखा होगा चांद पर कुछ चलती हुई गाड़ियां दिखाई जाती हैं, उसे रोवर कहते हैं, उसी का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है? और जो उसको लेके जाएगा उसका नाम क्या है, लैंडर्स, ठीक है? और उसके बाद यहाँ प्रपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर्स है और रोवर्स रोवर्स है, ठीक है? इसमें चंद्रयान 3 में। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। फिर हमें इसमें से याद करने के लिए है, जो चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च व्हीकल है वो है पीएसएलवी, चंद्रयान सेकंड का है जीएसएलवी मैक 3, और चंद्रयान 3 का है एलबीएम 3। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे क्वेश्चन जब बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि पीएसएलवी जो है ना हमारा, वो फर्स्ट का था, जीएसएलवी मैक 3 हमारा सेकंड का था, और एलबीएम 3 हमारा थर्ड का था। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या चीज, क्या न्यूज है हमारे पास इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया वेलकम कंसेंस बेस्ड अप्रोच टू एक्सपेंड ब्रिक्स। देखिए इंडिया की यही एक खास बात है कि जब भी अपनी किसी भी समिट में अपनी बात रखने की बात होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आम सहमति वाली बात होती है। तो इंडिया वेलकम करता है कंसेंस, यू कैन से दैट आम सहमति, आम सहमति, आम लोगों की मतलब सहमति होनी चाहिए, बेस्ड अप्रोच टू एक्सपेंड ब्रिक्स, ठीक है? ब्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए आम लोगों की सहमति होनी चाहिए। अच्छा, क्या हुआ है देखते हैं। इंडिया ने वेलकम किया है किसका, जो मैंने बताया आपको एक्सपेंशन। भाई ब्रिक्स तो अभी तक 5 देशों में है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बट ये एक्चुअली में अब इसके में थोड़ा-सा एक्सपेंशन की बात चली है कि इसमें और भी लोग आए हैं। सो ग्रुपिंग थ्रू अ कंसेंसस बेस्ड अप्रोच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर जोहान्सबर्ग वेडनेसडे की बात थी, ठीक है? अच्छा, अभी वहीं थे, वहीं से उन्होंने एक्चुअली में विजुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या हुआ था, हमारे जो चंद्रयान 3 जो लैंडिंग थी उसको उस वहाँ पे उस तरीके से बैठ के क्या किया, उसको अप्रोच किया। सो ये 15वीं ब्रिक्स समिट थी, ठीक है? और ये हिस्टोरिक साउथ अफ्रीका सिटी की है। भाई कारण क्या है कि इसमें एक्सपेंस होने की बात कर रहे हैं
और अभी तक हमें पता है कि इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है? और थोड़ा-सा देखते हैं 125 कंट्री हैं, जो पार्टिसिपेट हैं किसमें ग्लोबल साउथ समिट में ठीक है? और ये ऑर्गेनाइज़ होगा कब? जनवरी की बात है, ठीक है? यानी कि अब 4-5 महीने बचे हैं और वी हैव प्रपोज़ल ये प्रपोज़ रखा है कि अफ्रीकन यूनियन शुड बी मेड अ मेंबर ऑफ G20 तो G20 में अफ्रीकन यूनियन भी आ जाए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं इंडिया फुली सपोर्ट करता है अगर एक्सपेंशन की बात होती है ब्रिक्स में मेंबरशिप को लेके, ठीक है? एंड वेलकम करता है कि ये जो काम होना चाहिए वो कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस के आधार पर होना चाहिए। कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस का मतलब यू कैन से दैट आम सहमति के आधार पर होना चाहिए। सो अब जो ग्लोबल साउथ फोकस ये जो हुआ था इसमें कौन-कौन प्रेज़ेंट रहे तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ल्यूइस इनासो लूला दा सिल्वा एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड होस्ट साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट साइरिल रैमपोसा अलोंग द अदर डेलीगेट्स थे और रशियन व्लादिमीर पुतिन ये एक्चुअली में प्रेज़ेंट नहीं हो पाए थे और आई थिंक इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ब्रिक्स समिट को अटेंड किया था और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, उनकी जगह जो थे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, सेर्गेई लैवरोव, वो प्रेज़ेंट थे, ठीक है? बट व्लादिमीर पुतिन प्रेज़ेंट नहीं थे और इंडिया ने यही बात है कि भई एक्सपेंस करिएगा ब्रिक्स को अच्छी बात है और इसमें और भी कंट्री आएँगे बेटर है, बट किसके बेसिस पे? कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस के आधार पर। वन ऑफ द मेन इश्यू की बात करेंगे और बैकड्रॉप ऑफ द एक्सपेंशन रिलेटेड टू डायलॉग ऑन ब्रिक्स को लेके, इसमें जी एक्चुअली में इसके अगर एक्सपेंशन की बात होती है तो रसिया एक्चुअली ने क्रिएट किया है क्या अल्टरनेटिव ऑफ G7 डेरी ड्राइवन ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मॉड्यूल्स तो G7 इसकी मतलब यू कैन से दैट रसिया ने एक ब्रिक्स को तो हम एक्सपेंस करने की बात कर रहे हैं बट एक इशू यही है कि रसिया ने G7 ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉड्यूल्स को क्या है यू कैन से दैट और इसमें एक्वायर अर्जेंसी सिंस द वेस्टर्न नेशन अनलीज्ड इकोनॉमिक सेक्शन इस पे लगाती है मॉस्को पे आफ्टर द मिस्टर पुतिन लॉन्च्ड द यूक्रेन वार इन 2022 सो इसमें आपके लिए यही था पढ़ने के लिए कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए क्या निकाल लेना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको निकालना है ब्रिक्स ब्रिक्स की कौन-कौन सी कंट्री है वो ओके और उसके बाद इसके एक्सपेंशन की बात चल रही है इट्स नॉट लिमिटेड फॉर अस सो एंड ग्लोबल तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास मोदी जी लाइकली टू अटेंड ईस्ट एशिया समिट आसियान मीटिंग इन जकार्ता तो अब आप आसियान कंट्री क्या करेंगे आप जाके एक बार गूगल कर लेंगे नहीं तो आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा ओके सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम फिर हमारे पास मून नाउ इन इंडिया ऑर्बिट है ना? सो अब यही देखिए ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, पूरा जो आज का भी न्यूज़पेपर है आपका, वो मून के बारे में ही भरा पड़ा है और इसमें मैं बता दूँ कई देश से और लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को कांग्रेचुलेशन बोला है ना? बधाई के पात्र हैं हम कि हमें इस तरीके से चाँद पे हम लोग लैंडिंग की है। सो थोड़ा-सा और देखने की कोशिश करेंगे क्या है विद विक्रम द लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान सक्सेसफुली हुआ, ठीक है? 5 बज के आई थिंक वो सॉरी 6 बज के 3 मिनट पे और इसकी बात करें ये एक्चुअली में इसको मॉक्स आईएसटीआरसी मैंने बताया था आपको बेंगलुरु इसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? और जो प्रज्ञान रोवर ये अभी एक्चुअली में हमारा जो रोवर है वो तो नहीं निकला है ना? वो अभी उसी में है किसमें? हमारा जो लैंडर है, ठीक है? तो लैंडर में अब वो जब उसे कंडीशन लगेगी कि बहुत ज़्यादा बेटर है, कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, तो इट्स टेक 24 आवर्स भी ले सकता है ये, वन इवन 1 डे भी ले सकता है। अगर उसको लगता है कि जैसे 24 आवर्स में कोई भी सिचुएशन वैलिड लगेगी, देन वो वहाँ से निकल जाएगा। कहाँ से? लैंडर मॉड्यूल से रोवर निकलेगा, ठीक है? बट अभी रोवर वहाँ हमारा निकला नहीं है, सिर्फ लैंडर मॉड्यूल ही यू कैन से दैट जो लैंडर है अपना वही पहुँचा है कहाँ पर? लूनर साउथ पोल पर। अभी उसमें से निकलना बाकी है क्या? रोवर। रोचक बातें तो तब निकल के आएँगी ना, क्या उसने क्या देखा, क्या नहीं देखा। अच्छा, अब उसको 1 दिन भी लग सकता है यू कैन से दैट कल का दिन तो लैंड हुआ है वो, तो हो सकता है आज का पूरा दिन लग जाए, है ना? 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, 24 घंटे भी लग जाए, 1 दिन भी लग जाए। सो इस तरीके से, ठीक है? अच्छा उसके बाद क्या है, इसके 2 पेलोड्स हैं, पेलोड्स के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं। एक है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है? इसको बोला गया लिप्स लिप्स और एक है अल्फा पार्टिकल्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर्स। ये 2 पेलोड्स आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है और एक है आपका अल्फा पार्टिकल्स एक्स्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक है? अब जो पहले लिप्स का क्या होगा? लिप्स का मैं बता दूँ ऑब्जेक्टिव ये है, इसका काम ये है
कंडक्ट करना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो भी एलिमेंट है उनको एनालिसिस करना और जो केमिकल मिलेगा या उसकी जो कंपोजिशन मिलेगी उनको एनालिसिस करना। उसके बाद आपका जो मिनरल के बारे में अगर पता करने का काम होगा तो वो होगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का, यानी यू कैन सी दैट लिप्स। तो लिप्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लिप्स का काम होगा, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो लिप्स ही तो बता देते हैं ना कि आप कैसे हम इस चीज़ को खा रहे हैं तो ये सॉफ्ट है या हार्ड है। तो लिप्स को आपको याद रखना है कि इसका काम होगा कि किस तरीके का ये जो केमिकल कंपोजिशंस है ना? या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटेटिव होगी, इन चीज़ों के बारे में पता करने का काम हमारा कौन करेगा? वो करेगा लिप्स, वो भी लूनर साउथ पोल पे, ठीक है? अच्छा उसके बाद अपेक्स जो है, अपेक्स हमने जिसको बोला था अल्फा पार्टिकल्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर्स, इसका जो काम होगा, ये आपका वहाँ पर क्या पता करने की कोशिश करेगा? ये पता करने की कोशिश करेगा कि जो सॉइल है, ठीक है? या फिर मान लीजिए आपकी रॉक है, उनमें किस तरीके का एलिमेंट कंपोजिशंस है। तो जो वहाँ पे मिट्टी है या जो चट्टान है, उनके उन उनके बारे में यू कैन से दैट किस टाइप का एलिमेंट कंपोजिशंस है, वो हमें पता करके देगा अपेक्स, ठीक है? ये आपको बात याद रखनी है। 2 चीज़ें आपको पेलोड से याद रखनी है इसकी, ठीक है? इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, एक लिप्स एंड अपेक्स। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब देखिए थोड़ा-सा मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। पी वीरामुथुवल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान-3 के, ये आपको याद रखना है। इन्होंने बताई के दिया है, वो आपको नहीं देखना। श्री श्रीनाथ मिशन ये आपके हैं श्रीकांत, ठीक है? श्रीकांत ये मिशन डायरेक्टर हैं चंद्रयान-3 के और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। और शंकरन हैं जो आपके, ये हैं डायरेक्टर ऑफ यूआर राव सैटेलाइट सेंटर्स। क्लियर कट है? उन्होंने भी बताई दी है। तो ये आपको नहीं देखना। अच्छा बाद बाकी तो अपने प्रेसिडेंट साहिबान ने भी दी है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन वेडनेसडे सेड दैट लैंडिंग ऑफ Chandrayaan-3 on lunar surface was truly momentum occurrence which happen once in a lifetime and it has made a whole country proud। ठीक है? तो उसके बारे में दिया। इधर आ जाओ व्लादिमीर पुतिन ने भी देखिए हालाँकि रसिया का लूना 25 क्रैश हो गया और एक्चुअली में कुछ काम जल्दबाजी में भी बिगड़ जाते हैं। इन लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोगों को 42 दिन को डिसीजन था, हम लोगों को 42 दिन में करना था। है ना? जो काम हम 42 दिन में कर रहे थे, यानी कि हमारा 14 जुलाई को लॉन्चिंग डेट थी और लैंडिंग डेट थी हमारी 23 अगस्त। बट रसिया ने अपनी जो लॉन्चिंग डेट रखी वो 10 अगस्त रखी और लैंडिंग डेट उसकी थी 21। यू कैन से दैट 11 दिन में वो पहुँचना चाह रहा था, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट्स स्पेस सो हैविंग नो आइडिया बट कहते हैं ना कि अपने इंडिया में कहावत है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो ये सब हो गया, ठीक है? वो क्रैश हो गया और जब उनसे पूछा गया कि भई ये क्रैश क्यों हो गया? तो अभी तक रसिया ने यही जवाब दिया है कि भई टेक्निकल इश्यू की वजह से, नॉट ए कोई ऐसा यू कैन से दैट ऑथराइज़्ड अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है कि इससे ये क्लियर हो जाए कि ये इस वजह से क्रैश हुआ था। वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये आया है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, रीज़न सिर्फ इतना बताया कि टेक्निकल इश्यू, ओके? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है? हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसने प्रपोज किया है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होनी चाहिए 1 साल में। अच्छा, अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में मैं बता दूँ आपको। एनसीएफ आपने थोड़ा बहुत सुना ज़रूर होगा, ठीक है? अच्छा, इसको एक्चुअली में क्या है ना कि ये फ्रेमवर्क है, इसको रिलीज़ किया जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। अब एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी अब तो आपने पढ़ते ही हैं भैया। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगा आपको। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका है उसको रिलीज़ किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यू कैन सी दैट इट्स एनसीईआरटी व्हिच आर स्टडी ऑल द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी। सो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि स्टूडेंट कक्षा जो क्लास 9th वाले होते हैं और 10th वाले होते हैं, इनको आवश्यकता है कि ये 3 लैंग्वेज पढ़ें। ठीक है? और इनमें से लगभग 2 लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो इंडियन टंग होनी चाहिए, यानी कि जो 2 भाषा होनी चाहिए वो भारतीय होनी चाहिए और 1 फॉरेनर होनी चाहिए। ये तो करिकुलम ने डिसाइड किया है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको कौन रिलीज़ करता है? तो एनसीईआरटी, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है? एनसीईआरटी ये इसको रिलीज़ करता है। अच्छा, अब थोड़ा-सा बता दूँ इसमें क्लास 9 से लेके 10 तक का आपको थोड़ा-सा याद रख पाएँ तो रख लेना कि इसमें ये बताने की कोशिश करिए कि भई 9th और 10th वाले आप क्या करेंगे कि 3 भाषा सीखेंगे। 2 भाषा इंडियन होगी और 1 भाषा आपकी कैसी होगी फॉरेनर होगी। और इसी तरीके से 11th और 12th वाले के लिए शेड्यूल इंडिया ने बोला है कि भई आप 2 भाषा सीखेंगे, उनमें से 1 इंडियन होगी और 1 आपकी अदर होगी। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं इससे पहले की कहानी क्या थी? इससे पहले भी यही था? नहीं, इससे पहले जो 9th और 10th वाले थे उनको 2 लैंग्वेज सीखनी होती थी। उनमें से 1 इंडियन और 1
फॉरेनर होती थी। बट और 11th और 12th वालों को ओनली 1, ठीक है? अच्छा, उनका तो सेम ही है, डिट्टो है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जो एनसीएफ की बात अगर हम करें, तो उसने ये भी रिकमेंड किया है कि भई जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, वो आपकी 2 टाइम्स होनी चाहिए 1 साल में, है ना? और इससे क्या होता है कि बेस्ट स्कोर बना रहेगा बच्चों का, और उसी को लेके ये सारी बातें हैं। अच्छा, थोड़ा-सा और बता दूँ आपको, जो एनसीएफ की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको ड्राफ्ट किया गया था बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी, इसको हेड कर रहे हैं कौन? जो फॉर्मर चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कस्तूरीरंगन, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा बता दूँ क्लास 6 से 8 के लिए एनसीएफ स्टेट ये है कि 20% आपका कंटेंट होगा फ्रॉम द लोकल लेवल से ले। तो 6 से 8 के लिए अगर आपको कंटेंट लेना है, 6 से 8 के लिए अगर आपको कंटेंट लेना है, तो वो आपका कैसा होगा, 6 से 8 के लिए आपका कंटेंट कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लोकल लेवल पे, ठीक है? और कितना परसेंट? 20%। इसी तरीके से और सोशल साइंस करिकुलम का आपका 30% कंटेंट होगा और रीजनल लेवल का आपका ठीक है? और 30% आपका होगा नेशनल लेवल का और 20% होगा आपका ग्लोबल लेवल का। देखिए, थोड़ा-सा मैं सेंस बता दे रहा हूँ। 6 से 8 वाला दिया है डेटा, उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर क्लास 6 टू 8 आपको 20% कंटेंट मिल जाएगा लोकल लेवल का। 20% आपको कहाँ से मिलेगा? लोकल लेवल, ठीक है? और 30% लोकल लेवल एंड सोशल करिकुलम दोनों कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? और 30% आपको कंटेंट मिल जाएगा कहाँ से? ये मिलेगा आपका रीजनल लेवल का। और 30% फिर आपको कहाँ का मिल जाएगा? नेशनल लेवल का। और 20% कंटेंट आपको मिल जाएगा ग्लोबल लेवल का। अभी कितना हो गया? 100%, ठीक है? क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। अच्छा, अब देखते हैं फिर और क्या है हमारे पास? ये है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर फ्रॉम द तेजस इन टेक्स्ट लॉन्च। यानी कि अस्त्र इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पहले तो आपको याद रखना है कि अस्त्र जो है वो कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर, नॉट एयर टू सरफेस एंड सरफेस एंड नॉट सरफेस टू एयर, इट्स एयर टू एयर। इसको लॉन्च किया गया, ठीक है? और सक्सेसफुली टेंच किया, ओ सॉरी, सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है उसके किसके द्वारा? फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के थ्रू। और कहाँ से? गोवा से, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा हम देखते हैं, ये जो मिसाइल थी इसको सक्सेसफुली इसके साथ कैरिड करने के लिए जैसे आपका लगभग 20,000 फीट की एल्टीट्यूड तक, ठीक है? इसको देखा गया और इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, मीट एट परफेक्ट टेक्स्ट बुक लॉन्च डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट वर मीट एट इट वाज परफेक्ट टेक्स्ट बुक लॉन्च, ठीक है? अच्छा, अब इसको लॉन्च किसने किया है? इस टेस्ट को किसने लॉन्च किया है? तो थोड़ा-सा वो देख लेते हैं, कौन-कौन मॉनिटर कर रहा था। आपका था एक है डायरेक्टर साइंटिस्ट ऑफ द एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 4-5 चीज़ें इसको क्या कर रही थी? टेस्टेड कर रही थी, ओके? सो अब हम देखते हैं क्या है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट, वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल। अब देखिए, सोशल सिक्योरिटी की अगर बात होती है ना, तो वो यही बात होती है कि भई जो भी होनी चाहिए वो वेल क्राफ्टेड होनी चाहिए। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? उसको मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी ई-श्रम पोर्टल पे आपने क्या किया कि अपना आधार जो है, आधार डेटा एंड देन जो भी आपसे यू कैन से दैट एलिजिबल क्राइटेरिया तय किया गया, उसको आपने फुलफिल कर दिया। उसके बाद जब सोशल सिक्योरिटी आपको मिलने की होती है, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर आयुष्मान अभी कार्ड चले थे, तो आयुष्मान कार्ड में सोशल सिक्योरिटी की बात ऐसे है, जिससे आप समझ पाएँगे कि मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए उसमें मिलना है, ठीक है? तो कई बार आप हॉस्पिटलों में गए और हॉस्पिटलों में जाने के बाद आपने देखा, आपने आयुष्मान कार्ड दिया, उन्होंने बोला कि भई हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है कार्ड। फिर आप मान लीजिए दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका इतना 50-50 के हिसाब से हम इसका आपका पेमेंट कर लेंगे, बाद बाकी आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट की निगाह में तो ये है कि भई हमने अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है, बट इट्स नॉट वेल क्राफ्टेड। क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। हर जगह वो उसको हर हॉस्पिटल वाला लेने के लिए तैयार नहीं था। जो भी हॉस्पिटल उसके अंतर्गत आते थे, आते क्या थे एक्चुअली में, रीज़न ये भी था कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की बात को इग्नोर मार देते हैं और उनको उनका प्राइवेट ओनरशिप है, तो उस हिसाब से उसको रन करते हैं।
तो थोड़ा-सा उसी के बारे में आपको बता दूँ कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताने की कोशिश की गई है और किस तरीके से जो ब्राज़ील में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उससे भी कंपैरिज़न करने की कोशिश करी गई है। तो थोड़ा-सा देखते हैं। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ था, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, जिसकी एनुअल रिपोर्ट थी 2021 और 22 वाली, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई, तो जो एम्प्लॉयी हैं, उनको ना तो प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ठीक है? ना पेंशन मिल रहा है और हेल्थ केयर मिल रहा है। लगभग ये कितना है आपका 1.9% और पुअरेस्ट है इसमें कितने 20%, ठीक है? तो इस तरीके से एक डेटा दिया गया है। उसके बाद मीनवाइल की बात करते हैं, जो गिग वर्कर होते हैं, ठीक है? अब गिग वर्कर क्या होते हैं, वो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए, आपने उनको कोई काम दे दिया और टारगेट दिया कि ये काम आपको 2 महीने का है। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब आपका ये काम जो है ना वो 2 महीने का है, इस काम को हम 2 महीने के अंदर खत्म करके आप हम अपना दूसरा काम करेंगे। तो क्या क्या है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, है ना? वो क्या करते हैं अपना काम फिनिश करके दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं गिग वर्कर। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी कह सकते हैं जैसे आपने कभी-कभार देखे होंगे जहाँ पे आप मकान वगैरह बनते हैं, तो कुछ मज़दूर ऐसे आते हैं, जो आपके यहाँ 4 दिन या 4 दीवार बननी है, तो उन्होंने बोला कि साहब आपका 2 महीने का काम है, हम इसको करके दे देंगे। उसके बाद फिर हमें कहीं और भी काम देखना होता है, ठीक है? अब ये तो है नहीं परमानेंट वो आपके यहाँ लगा रहेगा, तो इट्स अ गिग वर्कर, है ना? अच्छा, आगे क्या है फिर कहानी इसमें? तो इसी तरीके से गिग वर्कर की बात करेंगे, तो लगभग 1.3% इंडिया में जो एक्टिव लेबर फ़ोर्स में काम कर रहे हैं और रेयरली की बात करें, इनमें से सोशल सिक्योरिटी जो है ना, बहुत ही कम को मिल रहा है, ठीक? अच्छा, आगे देखते हैं। अब इंडिया जो पॉलिसी मेकर है ना, एक्चुअली में वो क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी को लार्जली इग्नोर करते हैं। उसका रीज़न भी बताने की कोशिश की गई है। जैसे देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2011 की बात है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड इसको सेटअप किया गया था अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए। ठीक है? अब अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं? अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जो ऑर्गनाइज़ तरीके से नहीं रन होते हैं। और इसमें लगभग फंड जो एलोकेट हुआ था वो लगभग 1000 करोड़ था। ठीक है? और किसके लिए था? जैसे आपका जो रिक्शा खींचने वाले हैं या बीडी वर्कर हैं, उनके लिए था। बट वही क्या होता है, 22 करोड़ 841 करोड़ इस रुपए को रिक्वायरमेंट की बात करी गई कि भई इतना इसमें लगेगा। बट जब कैग की रिपोर्ट आई, तो कैग के फाइनेंस ईयर 17 में उसने आइडेंटिफ़ाई किया कि लगभग 1927 करोड़ रुपए ही उसमें यू कैन से दैट नॉट बी यूटिलाइज्ड। 1927 करोड़ रुपए तो यूटिलाइज़ हुआ ही नहीं, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से एक और है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सेटअप किया गया 1990 में। अच्छा, इसका काम क्या था कि जो ओल्ड एज के पुअर इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं आप जिनकी उम्र 60 प्लस हो गई है और घर में वो अकेले हैं या फिर मान लीजिए 2 लोग हैं और कमाने वाला कोई और है नहीं उसमें। तो उनको मंथली पेंशन 1990 में लगभग ₹75 दी गई। ठीक है? बट ओल्ड एज पेंशन स्कीम को थोड़ा-सा सेंटर ने बोला कि इसमें हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ₹200 उसने दे दिए। तो क्या आपको लगता है कि 2006 में जिस आदमी को ₹275 मिलेंगे वो अपना खर्चा चला पाएगा? नहीं, इट्स नॉट वेल कनेक्टेड ऑफ सोशल सर्विस। सो इसी तरीके से ये डेटा दिया है कुछ। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि जो ब्राज़ील है, अगर ब्राज़ील की हम बात करें तो ब्राज़ील में क्या है सीन है कि अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें तो वो एक्चुअली में आपका अगर वर्कर का कोई भी लॉस होता है, या पार्शियली हो या फुल हो, यानी कह सकते हैं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर वर्कर का कुछ भी लॉस होता है, तो उसमें ब्राज़ील जो है, वो किस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करता है, वो बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है एट ए वर्क टाइम पे या फिर मान लीजिए डिसेबिलिटी होती है वर्क टाइम पे या डेथ हो जाती है या इलनेस हो जाती है या मेडिकल ट्रीटमेंट की बात होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फैमिली बर्डन है और प्रोस्पेक्ट ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन ले लेती है? ब्राज़ील गवर्नमेंट ले लेती है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं और आप वर्क करने के साथ अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो ब्राज़ील गवर्नमेंट क्या करेगी उस सिस्टम जो आपका फैमिली में अगर मान लीजिए एक मेंबर रह जाता है, तो उसको वो अपने यू कैन से दैट गवर्नमेंट के बर्डन पे ले लेगी, ठीक है? और उसके बाद आपको भी अगर मेडिकल इलनेस वगैरह कुछ है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी वो करती है। सो इसी तरीके से एक ब्राज़ील गवर्नमेंट से कंपैरिज़न करने की बात करी गई और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो ये एक्चुअली में अगर इसको हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ बनाना है, तो ये आपका सिंपल एक फ़ोन कॉल पे हो जाना चाहिए और अगर कोई विज़िट बैंक भी कर ले ना, तो भी हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, अगर मान लीजिए उसे नीड है सोशल सर्विस की, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई भी गिग वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा था, वो बीमार पड़ गया, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो वो कमाएगा, पैसा होगा तब इलाज करवाएगा। अब मान लीजिए उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने जाएगा, तो नहीं ट्रीटमेंट मिलेगा उसे। तो उन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली में ये सारी सुविधाएँ ना अगर इसको बेटर करना है, तो फ़ोन कॉल्स की सुविधा भी होनी चाहिए, है ना? और अगर विज़िट बैंक कर दे तो भी और
कुल मिला के ये है कि इसमें कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिसको वो फुलफिल करता ही रह जाए और फिर बाद में वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह कि भई पहले फॉर्म भरना ज़रूरी है या फिर जो परेशान व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप के यू कैन से दैट की आवश्यकता है हमें। अच्छा उसके बाद देखते हैं 3 ब्रॉड प्रिंसिपल जो थे, उनको माइंड में रखना चाहिए। वी मस्ट एक्सपेंड क्या करना चाहिए हमें? भई हमें एक्सपेंड करना चाहिए एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन जो अंडर है किसके एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ईपीएफओ के अंतर्गत है फॉर द फॉर्मल वर्कर और जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, इनको मीनिंगफुल इनकम की बात करें, इनको पार्शियली या कंट्रीब्यूशन कैन बी इंस्टीट्यूट ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा हम देखते हैं देखिए एडिशनल रिफ़ॉर्म की बात करें, ठीक है, ये भी थोड़ा-सा उसी के बारे में दिया गया है। इट इज़ ए हेडिंग टू सीज़ गवर्नमेंट पुश फॉर द कोर्स ऑन सोशल सर्विस सिक्योरिटी इन 2020 में। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से पुश करना चाहिए सोशल सर्विस को जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका ई श्रम पोर्टल जब प्लेटफ़ॉर्म आया था, तो उसमें लगभग 300 मिलियन वर्करों ने क्या किया अप्रॉक्सिमेटली इनरोल किया और इनमें से अगर एक्सीडेंट हो जाता है आपका, ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर आपका 2 लाख है और डिसेबिलिटी आपकी कितनी है 1 लाख कवर। बट इनमें से जो अब ज़्यादातर बर्डन ना रजिस्टर का है, फॉर्मल वर्कर इनफॉर्मल वर्कर का। रजिस्टर कराए जाओ, जब देने की बारी आती है तो इतना सही नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा क्रिटिकल करने की भी कोशिश की गई है, वैदिक फिरोज़ वरुण गांधी सर के द्वारा और कुछ चीज़ें समाधान बताने की भी कोशिश की गई है। तो ग्रेटर सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लेबर फोर्स मूविंग बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन एंड गिग वर्कर, ठीक है? हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है? गिग वर्करों के लिए और देयर मस्ट बी एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग सक्सेसफुल स्कीम सच एज़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम टू अदर कैटेगरी ऑफ वर्कर। अच्छा, आगे देखते हैं, क्या एक्जिस्टिंग स्कीम है? तो जैसे आपने सुना होगा एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ईपीएफ या एम्प्लॉयी स्टेटमेंट इंश्योरेंस स्कीम ईएसआई या नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी विद बजटरी सपोर्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ कवरेज। अच्छा, हमें आवश्यकता है सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुश करने की। हमें जागरूक करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को लेके एंड इंश्योर करना चाहिए ज़्यादातर वर्करों को और उनके बीच हमें जानकारियाँ फैलानी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर उनके ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की बात करेंगे, जिसको रन किया जा रहा है शक्ति केंद्र के द्वारा, ठीक है? इसमें जो फंड है वो रन कैंपेन टू प्रोवाइड ग्रेटर इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी राइट्स अलोंग विथ सर्विस स्कीम दैट गवर्नमेंट ऑफर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट के ऑफर आते हैं, जो भी स्कीम होती हैं, उससे वुमेन को अवेयर कराना, ओके? सो इस तरीके से हमने अपना जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको निकालने की पूरी कोशिश की द हिंदू में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू लास्ट में रह जाता है उसको देखेंगे हम। देखिए, इस एमसीक्यू के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इंडिगो कल्टीवेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिगो कल्टीवेशन में आपने देखा होगा कि पहले क्या था, थोड़ा बहुत तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडिगो यानी कि नील की खेती। तो नील की खेती हम लोगों पे ज़बरदस्ती कराई जाती थी। क्योंकि क्या होता था कि जैसे ये लोग यहाँ से नील ले गए, है ना? और उसको इन्होंने अच्छी तरीके से पेंट करा के कपड़ों पे या किसी चीज़ पे उसको बहुत अच्छी मार्केट में उसको बहुत ऊँचे रेट पर उनको सेल कर दिया। बट इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि अब जो चीज़ हमारी देखिए, जिस खेत में अगर आपने मान लीजिए नील की खेती कर दी, उस खेत में आप दूसरी फसल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी फसल नहीं हो गई उस लेवल से। तो इसलिए क्या हुआ था कि इंडियन जो भी पीसेंट थे, वो इस कल्टीवेशन को करने के लिए राज़ी नहीं थे। क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हमने नील की खेती की तो हमारा और भी फसल नहीं होगी। और फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि लिमिटेड एरिया में नील की खेती होती थी, है ना? तो इसी वजह से यहाँ पर जब हम आंसर निकालने की बात करेंगे, उसकी डेक्लाइन करने की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है पीसेंट रेजिस्टेंस टू अप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स यानी कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। विरोध तो वो कर ही नहीं पा रहे थे, विरोध करने का मौका दे कहाँ रहा था अंग्रेज हमको, ठीक है? इट्स ए अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज़ ऑफ न्यू इन्वेंशन। अच्छा, अब यहाँ पे इसका डेक्लाइन उनका कार्ड सिर्फ यही था कि उसकी जगह एक और न्यू इंडिगो आ गई थी मार्केट में, ठीक है? तो दूसरा हमारा तीसरा क्या है? नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ये तो सब करेंगे ही नहीं ये काम। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स ये कहाँ था गवर्नमेंट का कंट्रोल, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास बी क्योंकि ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी ओके। तो हम अपने सेशन को आज यहीं रोकते हैं
और देखिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देखिए व्यूज़ मुझे लगता है कुछ कम हुए हैं और थोड़ा-सा वीडियो मेरी जो है ना अभी टाइम से नहीं आ पाई थी, उसका रीज़न ये था कि थोड़ा-सा नेट इश्यू था। जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वो थोड़ा-सा एरिया जो है वो कस्बा टाइप का है और वहाँ पे इतना नेट नहीं आता है। बट मैं आपसे यही कहूँगा प्लीज़ जब आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हाई लेवल का हो रहा है और आप कितनी अच्छी तरीके से करंट पे पकड़ कर पा रहे हैं, ठीक है? और देखिए सबसे पहले ना प्रीलिम्स की खास बात यही है ना कि आपको सिर्फ़ इतना ही पता होना चाहिए कि को एंग्ज़ायटी है तो ये किसको लेके है। अब आपका सीधा-सा अगर हिसाब लग गया ना कि ये प्लैनेट को लेके है, तो मुझे नहीं लगता आपका इसका क्वेश्चन गलत होगा, है ना? क्लाइमेट डूमिज़्म है, ये किसको लेके है? क्लाइमेट चेंज को लेके है। तो हमें सबसे पहले हमारी यही एक खास बात है पीसी की कि हम सिर्फ़ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या? पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं। अब जब पढ़ने की बारी आती है तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ जाएँगे बट हमें उसमें से 5-6 वर्ड याद रहना ही मुश्किल हो जाता है 1 दिन का, क्योंकि वो इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको यही सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है कि आपको ये पता रहता है कि किस ये चीज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, किसने इसको लॉन्च किया, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके? सो इसको आप ज़रूर देखते रहें और कंपैरिज़न इसका संडे को आ ही जाता है, तो कंपैरिज़न को भी आप देखते रहें, ओके? सो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।